नमस्कार। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेसन को कम्प्लीटली समाप्त किया था। आज हम लोग इस लेसन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाशानुवर्तन। तो आपको पढ़ाया गया था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और वे जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो भी हरे पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम है। आपको जैविक प्रक्रम पहचानना है। ऑप्शन है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या इनमें से सभी। तो याद करिए, आपको जैविक प्रक्रम पढ़ाया गया था कि वे सभी प्रक्रम जो जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, समस्थापन, अनुकूलन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या है ऑप्शन में, पाचन, श्वसन, यानी मल्टीपल ऑप्शन है। आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कॉमन हो। ठीक है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये तीनों के तीनों आपके जैव प्रक्रम हैं। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी के सभी जो है जैव प्रक्रम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को गैप है, यानी आपको वहाँ भरना है। फसलों को किसके आधार पर रबी तथा खरीफ में बांटा गया है। तो आपको याद होगा, फसलों को हमने मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया था, रबी तथा खरीफ की फसल। वहाँ पे आपको बताया गया था कि यह वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। जैसे कि ऑप्शन में है स्थान, मौसम या ऋतु, जलवायु, वर्षा की मात्रा। तो अब तक आपको आंसर पता चल ही गया होगा कि मौसम या ऋतु के आधार पे हमने रबी और खरीफ में बांटा था। एक ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जा रही थी उसे हमने रबी की फसल का नाम दिया, और एक ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती थी उसे हमने क्या नाम दिया था, खरीफ की फसल का नाम दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट है कि मौसम के आधार पे अर्थात ऋतु के आधार पर रबी तथा खरीफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसल है। आपको रबी की फसल पहचाननी है। रबी की फसल क्या होती है, ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। यानी मौसम की बात करें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाएगी, रबी की फसल कहलाएगी। ऑप्शन देखते हैं, धान, कपास, गेहूं, सोयाबीन। तो आपको ऑप्शन दिया गया है धान का, कपास का, गेहूं, सोयाबीन। इसमें से आपको रबी की फसल पहचाननी है। रबी की फसल मतलब शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। अब इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसे हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं। तो आपको मिल गया होगा अब तक गेहूं, यानी यहाँ पर गेहूं आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके अदरवाइज जो ऑप्शन है, धान एक खरीफ की फसल है, कपास ये भी खरीफ की फसल है, और सोयाबीन ये भी आपकी
खरीफ की फसल है। ये फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, यानी जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह रबी की फसल का है? इसमें आपको ग्रुप दिया हुआ है जिसमें से आपको रबी की फसल पहचानना है और सभी की सभी रबी की फसलें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक ऑप्शन मिल गया जिसमें रबी की फसल है, आपने उसको लगा दिया। आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें सारी की सारी रबी की फसलें हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन है गेहूँ, धान, चना। ऑप्शन नंबर सी पर है धान, मक्का, कपास और ऑप्शन नंबर डी सरसों, अलसी, मूंगफली। ठीक है, एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। पहले ऑप्शन पर है गेहूं, चना, मटर एंड ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, धान, चना। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है धान, मक्का एवं कपास। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है सरसों, अलसी, मूंगफली। सरसों, अलसी, मूंगफली। इसमें आपको क्या पहचानना है? वह युग्म पहचानना है जिसमें सभी की सभी रबी की फसलें हों, यानी सारी की सारी आपकी फसलें कैसी होनी चाहिए? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होनी चाहिए। यानी आपको ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें सारी की सारी शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। आप एक दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप पहचानिए कि रबी को छोड़कर अन्य ग्रुप की फसलें कहाँ हैं, उनको गलत कर दीजिए। आपका एक ऑप्शन बच जाएगा जो सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी सरसों एक रबी की फसल है, अलसी ये भी रबी की फसल है, लेकिन यहाँ मूंगफली, जो मूंगफली है ये आपकी रबी की फसल नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका जो है हो गया गलत। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चूज करना है, सारी की सारी रबी की फसल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ऑप्शन नंबर सी की। धान एक खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। मक्का, धान के साथ ही मक्का बोया जाता है, तो मक्का भी आपकी खरीफ की फसल होगी। इसके अलावा कपास, कपास भी खरीफ की फसल है, यानी ए ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है। यहाँ हमसे रबी की फसल पूछा है, ना कि खरीफ की। अगर खरीफ का पूछा होता तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ जो है हमसे क्या पूछ रहा है, रबी की फसल पूछ रहा है। नेक्स्ट गेहूँ रबी की फसल है। धान, धान यहाँ जो है खरीफ की फसल है, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। चना, चना रबी की फसल है। ठीक है, चना रबी की फसल है, शीत ऋतु में ही उगाया जाता है। तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन तो आपका सही होना ही होना है। एक बार देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। गेहूँ रबी की फसल है, ठीक है। चना ये भी रबी की फसल है। मटर, मटर भी रबी की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाता है। तो आपका गेहूं, चना, मटर, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है कि इसमें सभी की सभी रबी की फसलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन में दिया है गेहूं, चना, अलसी, सोयाबीन। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने इसको देखा, गेहूं को रबी की फसल बताया गया है। चना ये भी रबी की फसल है। अलसी
अलसी भी रबी की फसल है, इसको तीसी के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है कौन सी रबी की फसल नहीं। जब सोयाबीन खरीफ की फसल है तो रबी की फसल तो हो नहीं सकती, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। सोयाबीन रबी की फसल नहीं है बल्कि वह खरीफ की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल है, इस बार आपको क्या चुनना है, खरीफ की फसल का चुनाव करना है। कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल में आती है, कौन सी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसी फसल का चुनाव करना है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हो, जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हो। ऑप्शन है गेहूँ, सरसों, कपास, मटर। अब जैसा कि गेहूं अभी आप देख कर आ रहे हो पिछले 2-3 क्वेश्चन में, गेहूं एक रबी की फसल है और रबी की मुख्य फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, रबी की मुख्य फसल गेहूं है। सरसों, सरसों भी गेहूं के साथ उगाया जाता है, रबी की फसल है। कपास, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, कपास खरीफ की फसल के युग में था। यानी आपको इसी को पहचानना है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। कपास एक खरीफ की फसल है, ठीक है। अब तक इतने ऑप्शंस आ चुके हैं अन्य क्वेश्चन में, अब आपको आगे की क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी रबी और खरीफ की फसल पहचानने में। जैसे कपास, कई बार इसकी चर्चा हो गई कि कपास एक खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके आगे मटर दिया हुआ है, मटर रबी की फसल है, हमें पहचानना क्या है, खरीफ की फसल, यानी ऑप्शन नंबर सी कपास आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में केवल खरीफ की फसलें हैं। आपको इस बार वह समूह पहचानना है जिसमें सभी की सभी खरीफ की फसलें हों, ठीक है। ऑप्शन में है कपास, चना, गेहूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है चना, मक्का, सरसों। तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, मटर, गेहूं। और चौथा ऑप्शन है कपास, मक्का, धान। तो चलिए एक बार इसका भी ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया है कपास, चना, गेहूं, पहला ऑप्शन है। यहाँ आप तक पहचान ही गए होंगे, हमें उस युग्म का चुनाव करना है जिसमें सभी की सभी कैसी फसलें होनी चाहिए, खरीफ की फसलें होनी चाहिए। जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आपको जो है अपने मन में आंसर को बिठा लेना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ गलत होने वाले हैं, कौन से सही होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है चना, मक्का, सरसों। चना, मक्का, सरसों। ऑप्शन नंबर सी है मूंगफली, मटर, गेहूं। और ऑप्शन नंबर डी है कपास, मक्का, धान। तो ये आपके ऑप्शन हैं, हमें किसका चुनाव करना है, खरीफ की फसल का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन की तरफ नज़र डालते हैं, कपास। कपास आपकी एक खरीफ की फसल है, लेकिन इतने पे ही नहीं रुकना है। कपास को देखा, खरीफ की फसल लगा दिया, सारी की सारी खरीफ की फसलें होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, चना। एक खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि ये रबी की फसल है। गेहूँ, गेहूँ भी रबी की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, ये सही नहीं होने वाला।
इसके बाद चना, मक्का, सरसों। इसमें चना आपका रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, मक्का यहाँ खरीफ की है, लेकिन सभी ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन भी है आपका गलत। इसके बाद मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ की फसल है, मटर रबी की फसल और गेहूं भी रबी की फसल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ गलत है, ठीक है। यानी अब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना ही होना है, ठीक है। लेकिन उस पर भी नज़र डालते हैं, क्या कर रहा है, कपास कैसी फसल है, धान फैमिली की है। इसका क्या मतलब है भाई, धान फैमिली, इसका मतलब यही है कि वह खरीफ की फसल है, ठीक है। तो कपास भी यहाँ खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। धान भी वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं, खरीफ की फसल के हैं, और इसी का हमें चुनाव करना है, ठीक है। यानी किस समूह में केवल खरीफ की फसलें हैं, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी कपास, मक्का, धान सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है धान, मक्का, कपास, अलसी। ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अभी करके ही आ रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर डी अभी आपका सही हुआ था, वहाँ यही ऑप्शन था, कपास, मक्का, धान, और वही यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में कर दिया गया है। धान अलग कर दिया, मक्का अलग कर दिया, कपास अलग कर दिया, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अलसी, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, और ऑलरेडी आपने जो है क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि अलसी एक रबी की फसल है, ठीक है। तो जब वह रबी की फसल है तो खरीफ की फसल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि अलसी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है तो क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। यानी ऐसी फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन खरीफ की फसल, ग्रीष्म फसल, रबी फसल और मानसूनी फसल। तो आपको पता है गेहूं एक रबी की फसल है, ठीक है, और रबी की फसल इसी का आया हुआ है। गेहूं कब उगाते हैं, शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाएगी, रबी की फसल कहलाएगी, ठीक है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, रबी की फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है मानसूनी, ग्रीष्म, खरीफ, रबी। देखिए वर्षा और मानसूनी ये शब्द मिलते जुलते हैं, मानसून का मतलब भी वर्षा होता है, और वर्षा तो जान ही रहे हैं बारिश, ठीक है। तो गलती से भी मानसूनी पे मत जाइएगा, ठीक है। मानसूनी फसलें नहीं होती हैं, वो अलग आधार है उनका, आपको यहाँ रबी और खरीफ में पहचानना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, पिछले कई क्वेश्चन में बताए हैं कि वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी आपका सही होता है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें तथा सब्जियां किस ऋतु में उगाई जाती हैं। एनसीईआरटी ने दिया हुआ था, दालें तथा सब्जियां, भारत के कुछ भागों में दालें तथा सब्जियां किस ऋतु में उगाई जाती हैं, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में है ग्रीष्म, शीत, वर्षा, शरद। देखिए वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं, इसमें दालें तथा सब्जियां नहीं आती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं, इसमें भी दालें तथा सब्जियां नहीं आती हैं, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। शरद का मतलब बसंत होता है, ठीक है। ग्रीष्म, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ था, दालें तथा सब्जियां। भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहां दालें तथा सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रीष्म फसलें कह सकते हैं, ठीक।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म सही होता है, यानी कि दालें तथा सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ऑप्शन लिखना पड़ेगा, एक बार ऑप्शन देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आपको कृषि पद्धतियाँ याद होंगी, वह एक फार्मूले का काम करेंगे, ठीक है। आपको उसी से मैच कराना है। यहाँ क्या होता है, बीच में कुछ गैप कर देते हैं, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही फार्मूला याद है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन है जुताई, खाद देना, सिंचाई, बुआई, खरपतवार हटाना, कटाई। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जुताई, बुआई, खाद देना, खरपतवार हटाना, सिंचाई, कटाई। ऑप्शन नंबर सी है जुताई, बुआई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार हटाना और कटाई। ऑप्शन नंबर डी है जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद देना, खरपतवार हटाना, कटाई। तो एक बार ऑप्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है जुताई, खाद देना, सिंचाई, बुआई, खरपतवार हटाना, कटाई। तब तक आपको जो है अपना कृषि पद्धतियाँ याद कीजिए क्या है, ठीक है, मैच कराइए जैसे जैसे हम ऑप्शन लिखते जा रहे हैं। बी में दिए हुए हैं जुताई, फिर बुआई, फिर जाकर खाद देना, खरपतवार हटाना, अब कर रहे हैं सिंचाई और लास्ट में करेंगे कटाई। तो शुरुआत तो सही रहने वाली है, इसी से तो कंफ्यूज करते हैं शुरुआत और लास्ट सही दे करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैच कराइए आप तब तक, ठीक है। हम लिखते जा रहे हैं, आप मैच कराते रहिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स बनते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी है जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद देना, खरपतवार हटाना और लास्ट में हमने बताया कि शुरुआत और लास्ट हमें नहीं लगता कि आपको वहाँ से कोई मदद मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ऑप्शन सही सेट किया जाता है। सबको पता है पहला ऑप्शन जुताई होने वाला है, लास्ट का ऑप्शन लास्ट प्रक्रम जो होता है कटाई का होता है, तो वहाँ सही देते हैं, बीच में गड़बड़ियाँ होती हैं, ठीक है।
अब तक आपको किस पद्धतियाँ याद हो गई होंगी। क्या क्रम था? सबसे पहले मिट्टी तैयार करना यानी कि जुताई करते थे, फिर जाकर के बुआई करते थे, फिर खाद एवं उर्वरक देते थे, फिर सिंचाई करते थे। अब जब खाद एवं उर्वरक दे देते थे, सिंचाई कर देते थे, तो खरपतवार उगाते थे, तो खरपतवार को हटाना पड़ता था। ठीक है, और खरपतवार हटाने के बाद हम क्या करते थे, हमारी फसल पक जाती थी, उसका कटाई कर लेते थे और लास्ट में भंडारण कर लेते थे। अब उसी को यहाँ मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया है जुताई, खाद देना, सिंचाई, बुआई। देख रहे हैं, बोया नहीं, पहले ही खाद दे दिया, पहले ही सिंचाई कर दी। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका यहीं गलत हो गया कि बोने से पहले ही आप खाद दे रहे हो। ठीक है, ये गलत है। दूसरा जुताई, बुआई, यहाँ तक ठीक जा रहा है। खाद देना, खरपतवार हटाना, सिंचाई, ये यहाँ आके गलत होता है कि भाई खाद दे दिया, इसके बाद आपको सिंचाई करनी थी, आप खरपतवार हटाने लगे, उसके बाद सिंचाई कर रहे हैं। अरे भाई सिंचाई करोगे नहीं तो पौधे आपके सूख जाएंगे और खरपतवार कहाँ से उगेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जुताई के बाद बुआई करते हैं, ठीक है। बुआई के बाद खाद दिया जाता है, भी ठीक है। खाद देने के बाद हम लोग सिंचाई करते हैं, भी ठीक है। जब सिंचाई कर देते हैं तो कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं, खरपतवार, उनको हटाना पड़ता है, भी ठीक है। कटाई, लास्ट में पकने के बाद कटाई करते हैं, यानी अब तक आपको सही आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ भी नज़र डालते हैं, वो गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद देना, यहाँ पे गलती है। ठीक है, सिंचाई यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, और खाद देना यहाँ होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, पहले खाद दी जाती है, उसके बाद सिंचाई की जाती है। ठीक है, कुछ बालकों का कहना था कि हम लोग सिंचाई पहले करते हैं, खाद बाद देते हैं। हम तो इसी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अपवाद की श्रेणी में आते हैं। जो भी बुक में दिया है वो अधिकतर जो सही कृषि पद्धति है उसको दिया है। हमें सही रूप में क्या करना चाहिए, पहले हमें क्या करना है, खाद देना है, उसके बाद सिंचाई करनी है। ठीक है, तो आपको भी सही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए आप कहाँ लगाएंगे, पहले खाद देंगे, इसके बाद सिंचाई करेंगे। ठीक है, जुताई, बुआई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार हटाना और कटाई, यानी इस सवाल में आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए उपयुक्त चरण है। पुनः उसी प्रकार का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ फर्क है। ठीक है, फसल उगाने के लिए उपयुक्त चरण है। ऑप्शंस जुताई, सिंचाई, बुआई, निराई, कटाई। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। ऑप्शन नंबर सी पे है जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई। और ऑप्शन नंबर डी है जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, निराई। तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं। दिए हैं, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अदरवाइज क्वेश्चन था, ये अदरवाइज है। क्या दे रहे हैं, जुताई, सिंचाई, बुआई, इसके बाद कहते हैं निराई और कटाई। निराई, कटाई। ऑप्शन नंबर बी पर है जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई एंड कटाई। ये भी आपको अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, सही प्रक्रम ही आपको पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो हमें लगता है कि क्लास जब इसकी ली गई थी, दोनों क्लासों में, पहली क्लास में एक क्लियर मेंशन किया गया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, और सेम वही चीज़ आया हुआ है। ठीक है, जिसने भी उस क्लास को अटेंड किया होगा अब तक उसने पहचान लिया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई। निराई, सिंचाई,
एंड कटाई। ऑप्शन नंबर डी पर है जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, निराई। ऐसे सवालों में सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है, आपको यहाँ ये करना होगा कि आप देखने की कोशिश करिए, इसको पहचानने की कोशिश करिए कि यहाँ कौन से ऑप्शन गलत होने वाले हैं, तब आप सही ऑप्शन पर विश्वास कर पाओगे। नहीं तो आपको मालूम है कि इसमें कौन सा सही होने वाला है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा 100%, और हो सकता है आप इस अविश्वास में कहीं और लगा के चले जाओ, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जहाँ लगा रहे हो अपने अविश्वास में, पहले उसको भी कंफर्म कर लो कि ये सही है कि नहीं लग रहा है तो ऐसे ढूंढो कि गलत है कि नहीं, हो सकता है वो गलत मिल जाए, गलत हो जाएगा। जैसे अभी चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे यहाँ जुताई किया गया, ठीक है, जुताई के बाद सिंचाई हो रही है और सिंचाई के बाद बुआई हो रही है, ये तो भाई गलत है। ठीक है, पहले बोया जाता है तब ना खाद उर्वरक डालते हैं फिर सिंचाई करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट है जुताई, बुआई। जुताई के बाद बुआई हो रही है, ठीक जा रहा है। बुआई के बाद खाद उर्वरक देना था, उसका तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई होती है उसके बाद, ठीक है। सिंचाई के बाद खरपतवार उगते हैं, उनको हटाया जाता है, यह क्या कहलाता है? निराई कहलाता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कटाई, लास्ट में कटाई करेंगे, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमको पहले गलत करना है। ठीक है, तो जुताई, बुआई, ठीक है, जुताई किया गया, बुआई किया गया, निराई, सिंचाई। अरे भाई पहले ये एक चीज़ दिमाग में बैठाइए कि जब खाद उर्वरक दे देते हैं और सिंचाई कर देते हैं तब जाकर खरपतवार उगते हैं, तो सिंचाई करने से पहले ही कौन सी निराई आप कर रहे हो? क्या जो फसल लगाए थे उसी को उखाड़ रहे हो, बाहर फेंक रहे हो? ये तो मूर्खता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, पहले सिंचाई करनी है आपको, उसके बाद निराई करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले में देखिए जुताई, बुआई, ठीक जा रहा है। बुआई के बाद सिंचाई और सिंचाई के बाद कटाई, मान लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिए हैं। निराई, यहाँ अगर भंडारण रहता ठीक हो जाता। ठीक है, मान लीजिए निराई नहीं दिया है, गैप किया, कोई समस्या नहीं है। सिंचाई के बाद तो कटाई होती ही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कटाई के बाद सिंचाई करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ जो निराई दिया है, निराई ने देखे यहाँ भंडारण देता तो ठीक था ये ऑप्शन। ठीक है, कि ये एक क्रम में जा रहा है, बस यही हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन यार निराई बाद में हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई फसल आपने काट ली है, किस चीज़ की निराई कर रहे हो? उसकी जड़ें उखाड़ रहे हो वहाँ से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। भंडारण होता तो ठीक होता। ठीक है, अगर भंडारण होता ठीक रहता। यहाँ वाला देखिए बी वाले पे जहाँ हम रोक कर आए थे, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, एकदम ठीक जा रहा है कि भाई पहले खेत की जुताई की गई, फिर फसल बोया गया, हमने उसको क्या कहा? बुआई। फिर खाद एवं उर्वरक दिया था, वो बीच में नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया था? सिंचाई की गई थी, पानी डाला गया। ठीक है, अब खरपतवार उगाए तो उनको हटाना पड़ा, इस प्रक्रम को हमने निराई नाम दिया। और फिर कुछ महीने का इंतजार किया, ठीक है, और हमारी फसल पक गई तो क्या किया गया? कटाई किया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाने का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी तैयार करना, आबलिक जुताई। ठीक है, एक ही नाम है, मिट्टी तैयार करना और जुताई एक ही क्रम है। ठीक है, तो फसल उगाने का प्रथम चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना या जुताई। दूसरा ऑप्शन है बुआई। तीसरा ऑप्शन खाद एवं उर्वरक मिलाना। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन खरपतवार निकालना। ठीक है, तो भाई आपको मान लो फसल उगानी है, गन्ने की फसल मान लो उगानी है। किस चीज़ की फसल उगानी है? गन्ने की। सबसे पहले आप क्या करोगे? कभी उगाई हो तो याद करो, सबसे पहले क्या किया गया है? कुछ लोग को कहना होगा भाई सबसे पहले तो हम खेत खरीदेंगे। भाई वो लोग कि यहाँ बात ही नहीं हो रही है, आप लोग अपवाद में ही हो, उनकी बात करें जिनके पास ऑलरेडी खेत है, उनको फसल उगानी है। उनके पास खेत है और उन्हें गन्ना उगाना है, सब कुछ है उनके पास। ठीक है, सारे साधन हैं, लेकिन वो करेंगे कहाँ से? शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्या कटाई से करेंगे? अरे भाई आपने बोया ही क्या है अभी जो कटाई कर रहे हो? ठीक है, और बोने से पहले क्या कुछ होता है? हाँ होता है,
मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब है? फसल उगाने के अनुकूल बनाना, जिसको हम लोग जुताई के द्वारा करते हैं, जुताई करते हैं, पाटल चलाते हैं, जिससे भूमि हमारी समतल हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिट्टी तैयार करना या जुताई आपका सही आंसर होता है। ठीक है, इसके अलावा बुआई दिया है आपका दूसरा प्रोसेस था, खाद एवं उर्वरक मिलाना तीसरा प्रोसेस था, खरपतवार निकालना तो पांचवा प्रोसेस था। ठीक है, क्योंकि बीच में सिंचाई था। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। ठीक है, यानी जुताई करना। आप यहाँ भी अभी देखे हैं पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, सारे ऑप्शनों की शुरुआत जुताई से ही हो रही थी, इसका मतलब पहला प्रक्रम तो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। किसानों के मित्र, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? दो तीन चीज़ें आपको बताई गई थी, एक बार हम ऑप्शन बोल देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। केचुआ, पहला ऑप्शन केचुआ, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्मजीव, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है चूहा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, कभी कभी आपको लगता है आपने एक ऑप्शन देखा, जैसे केचुआ देखा, आपको मालूम है कि केचुआ किसानों का मित्र है, आपने अपनी OMR पे या फिर जैसे भी आपकी परीक्षा प्रणाली है आप टिक कर देते हैं, जिसमें सुधार का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, बाद में आपको नज़र आता है कि इसमें और भी दिया है और आप ऐसा सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये तो सबको नंबर मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन दिया। मल्टीपल ऑप्शन के लिए एक कॉमन ऑप्शन भी होता है। ठीक है, आपको उस कॉमन ऑप्शन को ढूंढना है। पहली चीज़, क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। ये नहीं है कि आपको पहले ऑप्शन पे अपना आंसर मिल गया तो लगा के चले आए। आपको मिलने के बाद भी अन्य ऑप्शन को पढ़ना है, वो गलत हो रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना वो भी सही होने लगे। इससे आपको थोड़ा शक लगेगा कि हाँ मल्टीपल ऑप्शन है, तो हमें क्या करना होगा? ऐसे में कॉमन ऑप्शन ढूंढना होगा, यानी जिसमें वो दोनों चीज़ें आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको बताया गया था किसानों के मित्र, दो तीन चीज़ें बताई गई थी। पहला, केचुआ किसानों के मित्र हैं। दूसरा, सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव में भी ध्यान रखेंगे, सारे सूक्ष्मजीव नहीं हैं, कुछ एक हैं, जैसे कि जीवाणु है और कवक है। क्या बोल रहे हैं? जीवाणु और कवक। ठीक है, ये ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। इसमें भी सभी नहीं हैं, कुछ ही हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव में जीवाणु और कवक है, लेकिन सभी नहीं हैं, क्योंकि ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मित्र के साथ साथ शत्रु भी हैं। सूक्ष्मजीव जो हैं मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम किसानों के मित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दो ऑप्शन सही दिख रहे होंगे, केचुआ, सूक्ष्मजीव। एक ऑप्शन में चूहा है, देखो चूहा तो भाई सीधा किसानों का शत्रु होता है, अनाज को खा जाता है। सबको पता है किसान चूहे से एकदम से परेशान रहते हैं। ठीक है, मित्र होता तो क्या परेशानी थी। ठीक है, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन सही दिख रहा है, आपको मल्टीपल ऑप्शन देखना है जिसमें केचुआ और सूक्ष्मजीव दोनों मिल जाए। तो आपको यहाँ नजर आएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का क्या मतलब? केचुआ और सूक्ष्मजीव दोनों किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो मल्टीपल ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, कभी भी पहले ऑप्शन को देखकर टिक नहीं करना है। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो वही है, मिट्टी तैयार करना सबसे पहला प्रक्रम। इसका अन्य नाम क्या है? जुताई नाम है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। निराई, निराई का मतलब खरपतवार हटाना। जुताई वही लिखा हुआ है। मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं वो गलत कैसे हो रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज़ आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, जब आपको बाकी के तीन ऑप्शन गलत करने भी आते हो, ठीक है, कि ये गलत कैसे हैं, मान लीजिए चूज करने को आ गया, तीन से तीन गलत कौन से हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, बुआई दिया हुआ है, बुआई बीज बोने का प्रक्रम है। ओसाना, बीज और भूसे को अलग करना, ओसाना कहलाता है। क्या पूछा हुआ है? मिट्टी को उलटना पलटना और पोला बनाने की प्रक्रिया, पहला प्रक्रम जुताई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटल का उपयोग होता है। पाटल का उपयोग कहाँ होता है? निराई में, जुताई में, मिट्टी को समतल बनाने में, मिट्टी को समतल करने में।
सिंचाई। तो पाटल का उपयोग आप कहाँ करते हो? बताया गया था कभी कभी खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, तो आप क्या करते हो, कल्टीवेटर के पीछे एक फट्टा लगाते हो, बांस का या मजबूत लकड़ी का बना होता है, उस पर 2-3 लोग बैठ जाते हैं, भार रहता है जिससे मिट्टी दबती है। अब ट्रैक्टर आगे कल्टीवेटर को खींच रहा है, कल्टीवेटर तो मिट्टी की जुताई कर रहा है, और आप जो पाटल पे बैठे हुए हो, फट्टे पे बैठे हुए हो, इससे मिट्टी पे दबाव पड़ रहा है, मिट्टी टूट रही है। तो जो असमतल मिट्टी होती क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। आपने देखा होगा जब खेतों में पाटल चला दिया जाता है एकदम से बराबर हो जाता है खेत, ठीक है। इसी पाटल को आपके यहाँ हेंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, पाटल का उपयोग कहाँ होता है, मिट्टी को समतल बनाने में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ही लोग ज़्यादा गलत करते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि योग्यता का ही चयन होना चाहिए, ठीक है। योग्यतम का चयन होना चाहिए, सुपीरियर सर्वाइवल, ठीक है। जो सबसे योग्य है उसी का चयन हो, ठीक है, ये बात सबका मानना है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, उस समुच्चय का चयन कीजिए। समुच्चय का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें सभी जुताई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं। जुताई में प्रयोग किए जाने यानी ऐसे यंत्र जो जुताई में प्रयोग होते हैं। तो अब टॉपिक एकदम से मूव कर रहा है, ठीक है, कृषि यंत्रों की तरफ मूव कर चुका है आपका टॉपिक, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रिमूव कर देते हैं और ऑप्शन लिख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। अच्छा एक बार ऑप्शन बोल देते हैं ताकि आप दिमाग में अपना रन कराइए तब तक, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए है हल, सीड ड्रिल, ड्रिप सिस्टम, और ऑप्शन नंबर बी है कल्टीवेटर, कीप, हार्वेस्टर। ऑप्शन नंबर सी है कुदाल, हार्वेस्टर, थ्रेसर, और ऑप्शन नंबर डी है हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो ठीक है, तब तक दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, ठीक है। भगवान ने दिमाग दिया है उसे यूज करिए, ठीक है, नहीं तो जंग लग जाएगी। तो एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हल, सीड ड्रिल एंड ड्रिप सिस्टम। आप साथ में ये भी याद करते रहें, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो वह यंत्र कहाँ प्रयोग होता है, क्योंकि आगे अभी आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, क्योंकि आज इस लेसन के सारे एमसीक्यू हमें हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो छोटे से लेकर बड़े सभी एग्जाम में काम आएगा, और एनसीईआरटी ऑलरेडी महत्वपूर्ण होती है। जो यूपीएससी लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपको ध्यान से पढ़नी है। ऑप्शन नंबर सी है कुदाल, हार्वेस्टर, थ्रेसर। आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को साथ में नोट करते रहें ताकि बाद में इसका एनालिसिस कर सकें। जैसे हम लोग यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं वैसे आप जो है बाद में आराम से कर सकें, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ गलत भी होंगे। जब आप आराम से करेंगे दोहराव हो जाएगा एक बार। तो ऑप्शन नोट हो चुका है, हमें क्या पहचानना है,
उस समुच्चय को पहचानना है जिसमें सभी के सभी जुताई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हों। ठीक है, तो अब तक तो आपने पहचान ही लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही पहचान पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास ज़रूर करें, उसके बाद क्वेश्चन भी अटेंड करें। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, क्लास एंड MCQ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड, पूरक जिसे बोला जाता है। ठीक है, हाँ, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो आपको दोनों करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, चलिए जो गलत है उसको गलत करते हैं, देखते हैं कैसे गलत है। इसी को एनालिसिस बोला जाता है। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई ऑप्शन क्वेश्चन में से गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और जो सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। ठीक है, हल, हल का प्रयोग जुताई में होता है। ठीक है, और भी यूज है इसके, जैसा कि NCERT ने दिया है, खरपतवार निकालने, खाद उर्वरक मिलाने, लेकिन जो सबसे प्रमुख यूज है वो जुताई में है। ठीक है, सीड ड्रिल, चलिए मिल गया गलत ऑप्शन। ठीक है, सीड ड्रिल याद आया, बीज बोने में उपयोग होता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, सीड ड्रिल नहीं होने वाला। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ये भी गलत है, सिंचाई में प्रयोग होता है ड्रिप सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर A तो आपका गलत हो गया, इतना होने वाला अब। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन ने तो एकदम से निराश कर दिया, दो ऑप्शन यहाँ दे दिए जो बाहर से थे। ठीक है, अगला है कल्टीवेटर, चलिए ठीक जा रहा है, कल्टीवेटर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला दिया कीप, यहाँ भी वही समस्या, कीप, बीज बोने का पारंपरिक यंत्र क्या है, कीप है। ठीक है, अगला है हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का प्रयोग कहाँ होता है, कटाई में होता है, कटाई वाली मशीन जो आती है, कंबाइन मशीन में ही लगा होता है हार्वेस्टर। ठीक है, तो इसने भी बहुत निराश किया, दो ऑप्शन यहाँ गलत थे, मतलब दो ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी। इसके बाद है कुदाल, ये भी ठीक है, कुदाल जा रहा है। कुदाल का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, जुताई में करते हैं, खरपतवार निकालने भी करते हैं, लेकिन जुताई वाले होने चाहिए, बस इससे हमें मतलब है। हार्वेस्टर तो हम पहले ही गलत करके आए हैं। थ्रेसर, फसल से बीज को अलग करता है, अनाज को अलग करता है। ठीक है, जैसे गेहूँ थ्रेसिंग कराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, गेहूँ के दाने अलग कर देता है उसके पौधे से, तो इसका भी प्रयोग जुताई में नहीं होता है। तो एक ऑप्शन तो सब में जुताई वाले थे, लेकिन हमें सारे के सारे चाहिए। अब देखिए यहाँ पहले ऑप्शन से हल आता हुआ, दूसरे से कुदाली, तीसरे से कुदाली और दूसरे से कल्टीवेटर, यानी हल, कुदाली, कल्टीवेटर। इस ऑप्शन में आप क्या देख पा रहे हैं, हल भी जुताई में प्रयोग होता है, कुदाली भी जुताई में प्रयोग होती है, और कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा जुताई में प्रयोग होता है, कल्टीवेटर। सारे ऑप्शन को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आगे वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिससे आप आसानी से हल कर सकोगे। ठीक है, कल्टीवेटर, तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये तीनों का प्रयोग कहाँ होता है, जुताई में होता है। कहाँ होता है, जुताई में होता है, यही तो पूछा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके बस का नहीं होने वाला, क्योंकि वो वही बस पहली चीज़ की, ज़्यादातर लोग ये सब जानते नहीं है। ठीक है, जो भी कक्षा 8 में पढ़ते होंगे या इससे ऊपर के लोग भी, मैंने बहुत लोग को देखा है, उन्हें ऐसे एग्ज़ाम देने नहीं आते। जब वो जाते हैं तो 4 ऑप्शन वाले भी नहीं करके आते हैं, ये तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, इतना कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस देता है, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुताई में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, एक बार संख्या बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जुताई में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, यानी उस यंत्र का चयन कीजिए जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जुताई के लिए करते हैं, खेत जोतने में करते हैं। सीड ड्रिल, अभी बताया गया, सीड ड्रिल कहाँ प्रयोग होता है, सीड का मतलब बीज होता है। ठीक है, ड्रिल मीन्स छेद करना। ठीक है, तो सीड ड्रिल तो बीज बोने में उपयोग होता है, ये तो नहीं होगा जुताई में प्रयोग। कंबाइन मशीन कटाई का कार्य करती है, थ्रेसिंग का कार्य करती है, ये भी नहीं होने वाली। कल्टीवेटर अभी अभी आया हुआ है, कल्टीवेटर आया था ना, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आधुनिक यंत्र है जुताई का। ठीक है, वही आया हुआ है कि किस यंत्र का प्रयोग जुताई में होता है, तो कल्टीवेटर आपका सही ऑप्शन नंबर C होता है। एक बार अगले ऑप्शन की तरफ नज़र डालते हैं। हमने बोला है कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, सही आंसर मिल गया तो वहीं लगा के चले आए। अगला भी देख लेना, उसके बाद लगाना है। स्प्रिंकलर सिस्टम,
चलिए, ये तो गलत तो होना ही है क्योंकि सही आंसर एकदम से कल्टीवेटर था। स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? छिड़काव तंत्र, सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, कल्टीवेटर आपका सही था। नेक्स्ट, भरना है आपको, यही सही ऑप्शन क्या करना है, वहाँ उठा के रख देना है। ठीक है, रख क्या देना है, बहुविकल्पी एग्जाम में ही आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, जो आप हल कर रहे हो अभी, इसी को MCQ भी बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी को ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। लिखा हुआ है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जरा सेट करके देखिए। जुताई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, बुआई, सिंचाई, कटाई, क्या होने वाला है? अब सोचिए, आपने मिट्टी तैयार की, ठीक है, आपके मन में आया चलिए गेहूं का मौसम आ रहा है, इस बार गेहूं बोएंगे। मान लीजिए आप नए किसान हैं, ठीक है, अभी आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, आप और किसान बनने का मन किया। ठीक है, थोड़ा सा खेत लेकर के जो है क्या बोएंगे, वहाँ गेहूं बोएंगे। ठीक है, आप गए, कहा गया, बताया गया है, भैया ने बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी तैयार करनी है, जुताई करना है। आप हल लेके निकल पड़े, कर भी दिया, जुताई हो गई। उसके बाद मान लीजिए आप सिंचाई करने लगे। किस चीज़ की सिंचाई कर रहे हैं? कुछ बोया है? नहीं किया है। कटाई, और कटाई किस चीज़ करेंगे? खरपतवार उगेंगे कुछ सिंचाई के बाद, उसी कटाई करेंगे। ठीक है, बुआई, देखिए जब तक आप बीज नहीं बोते हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, फसल की परिभाषा ही है ये बीज बोना। ठीक है, बड़े पैमाने पर। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम क्या हो जाएगा? बुआई हो जाएगा। ठीक है, जब बीज बोओगे उसके बाद इन्हें खाद उर्वरक दोगे, सिंचाई करोगे, खरपतवार निकलेंगे, कटाई करोगे, काम बढ़ेगा। ठीक है, बुआई नहीं किया, जुताई करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या हो जाएगा आपका? बुआई हो जाएगा। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुआई में प्रयोग होने वाला आधुनिक यंत्र है। बुआई में प्रयोग होने वाला आधुनिक यंत्र, अभी कीप की बात हुई थी जो एक पारंपरिक यंत्र था। ठीक है, अभी हमने बोला था कि कीप जो है बुआई में प्रयोग होने वाला पारंपरिक यंत्र है। पारंपरिक का मतलब जो पुराने समय से प्रयोग होता आ रहा है। ठीक है, आधुनिक पूछ रहा है, आज का क्या है, यानी कुछ नया उसमें सुधार हुआ है। तो ऑप्शन है सीड ड्रिल, हैरो, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर। तो देखिए कल्टीवेटर जुताई में प्रयोग होता है, हार्वेस्टर बता चुके हैं फसल काटने में प्रयोग होता है, हैरो एक नया शब्द आया, हैरो। ठीक है, हैरो आपको दिखाया गया था पिछली क्लास में। हैरो का प्रयोग खरपतवार निकालने में होता है। बच गया आपका सीड ड्रिल, वो भी काफ़ी देर से कई सवालों में हमने बताया कि सीड ड्रिल बीज बोने में प्रयोग होता है। जो भी ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अब तक इस ऑप्शन को पकड़ चुके होंगे। हमारे बोलने से पहले आपने आंसर को सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो सीड ड्रिल बुआई में प्रयोग होने वाला आधुनिक यंत्र है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआई में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। अच्छा, एक कथन दिया हुआ है वाक्य के रूप में, जरा देखिए क्या दिया है, अच्छी बात है। बुआई में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है जिसमें बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से सुरक्षा होती है। यह कथन किससे संबंधित है? बुआई में प्रयोग किए जाने वाले दो यंत्र आपको बताए गए, कीप और दूसरा सीड ड्रिल। तो दिया है सीड ड्रिल, कीप, हैरो, हार्वेस्टर। पहली चीज़ कि हैरो और हार्वेस्टर तो बुआई में प्रयोग होते नहीं है, तो उनको साइड लाइन करिए। दो ऑप्शन आपके गलत हैं। अब आपको दो ही में से चुनाव करना है। मान लीजिए किसी लड़की को नहीं आता ना, अगर वो इतना भी पहचान लेता है कौन सा गलत हो सकता है, तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% यहाँ चांस है, आप कहीं भी लगा दीजिए सीड ड्रिल और कीप में से 50-50 चांस है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन पता चला 3 गलत ऑप्शन है, उसमें से कोई लगाओगे तो भाई 100% चांस बन जाएगा गलत होने का। अभी देखिए सीड ड्रिल, कीप भी बुआई में प्रयोग होता है लेकिन ये पारंपरिक था। सीड ड्रिल आधुनिक यंत्र है। इसमें होता क्या हमने बताया था, इसमें भी एक पाटल की जैसी संरचना लगी होती है। जब यह बीज बो देता है, मिट्टी में भेद करके बोता है और पीछे पाटल मिट्टी ढकते चलता है। ठीक है, अब जब मिट्टी ढक दी गई तो क्या चिड़िया उसको
मिट्टी को हटा कर खाएगी? नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो सीड ड्रिल ही वही विधि है जिसमें हम बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोक सकते हैं। बुआई में बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है ला के रख दिए गोदाम में, करो वहाँ खा गए, चूहे खा गए। सीड ड्रिल लगाई थी, वहाँ मशीन ला के रखी थी गोदाम में, फिर भी चूहे खा गए, ठीक है। तो भाई हम लोग बुआई की बात कर रहे हैं कि बुआई के समय कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके यहाँ हाथों से बोया जाता होगा, हाथ से ऐसे दाने फेंकते हैं, आप इधर फेंक के निकल रहे हो, पीछे चिड़ियों का झुंड आके बैठा हुआ है, दाना चुग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नुकसान होता है, इसलिए सीड ड्रिल जो है क्या करता है, इसमें बनाया गया, इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसा कुछ किया जाए कि सीधा जैसे खुरपी लेकर नहीं एक बीज बोया जाता है वैसे ही किया जाए। अब खुरपी लेकर आप बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सीड ड्रिल बनाया गया था, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का प्रतिशत होता है। पौधों में जल का प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत जल होता है? अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि अपने बारे में, आपके शरीर में कितना प्रतिशत जल है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में, हम मनुष्य हैं, कितने लोगों को लगता है मनुष्य नहीं है? हम मनुष्य हैं भाई, ठीक है, अनुभव करो, आप मानो हो, ठीक है। तो पौधों में जल का प्रतिशत होता है, पौधों में जल कितने प्रतिशत? हमने कहा मनुष्य में 70% होता है, ठीक है। कितना प्रतिशत? 70% जल होता है। मानव शरीर का जो 70% भाग है वो जल से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में है 70%, 65%, 90%, 100%। अब 100% तो हो नहीं सकता, ठीक है। 100% जल ही रहता तो आपको जल ही ना दिखता, पौधा कहाँ दिखेगा वहाँ, ठीक है। हालांकि पौधों में जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, इसी वजह से सिंचाई न करने पौधे सूख जाते हैं। अधिकतम मात्रा आप लेकर जाइए, 100 को छोड़ दीजिए, कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका? अब तक तो अंदाज़ा लग गया होगा, 90%। पौधों में कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, 90%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में पोषक तत्व नहीं बढ़ाता है? क्वेश्चन को ध्यान को सुनेंगे, ठीक है। किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसमें आंसर शीट इसकी गलत निकाली गई थी, इसलिए ध्यान सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का पोषक तत्व नहीं बढ़ाता है? मिट्टी में पोषक तत्व नहीं बढ़ाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है खाद एवं उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी है बंजर जमीन, ऑप्शन नंबर सी है परती जमीन और ऑप्शन नंबर डी है फसल चक्रीकरण। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, खाद एवं उर्वरक दिया है। अरे तो भाई इसीलिए हैं, इसीलिए तो मिलाए जाते हैं ताकि मृदा की उपज क्षमता बढ़े, ठीक है। आपको इसके बाद फसल चक्रीकरण बताया गया। फसल चक्रीकरण कि एक फसल उगाओ, मान लो गेहूँ उगा दिया, इसके बाद जो है आपको अरहर जैसी फसल उगानी है, ठीक है, यानी फलीदार, जिसमें फलियाँ होती हैं, फली समझते हैं ना, दाल वाली फसलें, ठीक है, उगानी है। तो फसल चक्रीकरण ही मिट्टी में पोषक तत्व तो बढ़ाएगा। आप अगर कंफ्यूज होंगे तो परती ज़मीन और बंजर ज़मीन में होंगे कि ये क्या होती है भाई, परती ज़मीन, बंजर ज़मीन। कुछ लोग को ये शब्द समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो देखें इधर। बंजर ज़मीन, बंजर ज़मीन क्या होती है? एक ऐसी ज़मीन होती है जिस पर कृषि नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है, कृषि योग्य नहीं होती है, खाली प्लाट है, ठीक है, लेकिन यहाँ कृषि नहीं हो सकती है। खाली प्लाट है, कृषि क्यों नहीं हो सकती भाई? यहाँ का जो मृदा का पीएच है वो अनुकूल नहीं है, ठीक है, अम्लीयता ज़्यादा हो सकती है, क्षारीयता बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली अम्लीयता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कृषि योग्य नहीं होती है, अम्ल और क्षार में आप खेती करोगे, ठीक है, एक नॉर्मल पीएच चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका तो यहाँ ये सही हो चुका है कि बंजर ज़मीन जो है मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं बढ़ाता है, ठीक है, ये कृषि योग्य होती ही नहीं है और इसका बहुत मुश्किल है, ठीक है। मृदा की जांच करानी पड़ती है, फिर उसी के अनुसार जैसे अम्ल ज़्यादा है क्षारक मिलाइए ताकि नॉर्मल हो, क्षारक ज़्यादा है अम्ल मिलाइए तब नॉर्मल होगा, ठीक है।
तो इसका भाई अलग प्रोसेस है, ठीक है। बंजर ज़मीन कोई काम की नहीं होती है, ठीक है, मतलब कृषि में कोई काम की नहीं होती है, बाकी और काम कर सकते हैं। इसी को ऊसर भी बोला जाता है, ऊसर भी लोग बोलते हैं, बंजर या ऊसर, ठीक है। परती ज़मीन, इसका मतलब था खाली ज़मीन है। देखिए ये जो ज़मीन है एक कृषि योग्य होती है, ठीक है। कैसी ज़मीन है? कृषि योग्य होती है, फिर भी इसे खाली छोड़ दिया गया है। कहेंगे भैया खाली क्यों छोड़ दिया गया? खाली छोड़ा गया है। क्यों खाली छोड़ा गया है? ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, या केंचुए हैं, ये सब मिट्टी में जो पाए जाते हैं, 1-2 साल के जब हम खाली छोड़ देते हैं तो इसमें होता क्या है, वो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी उसमें पोषक तत्व निर्मुक्त करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रेट की मात्रा आती है, कुछ जीवाणु फास्फेट में बदलते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो परती ज़मीन होती है इसको उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। कहेंगे खाली छोड़ने से कैसे उपजाऊ बनेगा? तो बता रहे ना, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको समय मिल जाएगा, ठीक है। अब लगातार फसल उगाए जा रहे थे, सूक्ष्म जीव बोल रहा है कि भैया हम कैसे करें, इतना तो पहले नाइट्रेट में बदल रहे हैं, फास्फेट में बदल रहे हैं, अब और क्या करें? आप बाहर से मिला लो। तो आप डालते हो खाद एवं उर्वरक। मान लीजिए आपके पास बड़ा खेत है, बहुत ज़्यादा है, उतना यूज में नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 साल छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। अब 1-2 साल छोड़ने से क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। खनिज की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। जो सूक्ष्म जीव उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा है, फास्फोरस को फास्फेट में बदल रहा है, ठीक है। मान ली कोई डेड बॉडी और बॉडी खेतों में रहेगी तो फास्फेट से फास्फोरस से फास्फेट बनेगी, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा। लेकिन इसमें जब यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फसल तो आपने बोई नहीं है, तो क्या होगा, उसमें बढ़ रहा है पोषक तत्व, इसीलिए हम लोग परती छोड़ते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उपजाऊ बनाना, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। परती ज़मीन क्या होती है, बंजर या ऊसर क्या होती है। इसको ऊसर ही बोलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ, इसको ऊसर ही बोला जाता है, क्योंकि ये नाम हट के ऊसर आ गया था, आप कहोगे तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो बंजर ज़मीन कृषि योग्य नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच सही नहीं है। क्या कारण है? पीएच सही नहीं है। इसका क्या मतलब है? पीएच हो सकता है अभी आपको ना मालूम हो, ठीक है। नेक्स्ट जब आप कक्षा 10वीं में जाएंगे, वहाँ पहली बार आपको मिलेगा पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेट। इसी से पता लगाया जाता है कहीं की मिट्टी, मानी मिट्टी का नहीं पता लगाया जाता, लेकिन यहाँ मिट्टी की बात करें, मिट्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहीं की मिट्टी अम्लीय कितनी है या क्षारीय कितनी है, ठीक है, या दोनों नहीं है, मतलब उदासीन है, ठीक है, ये पीएच होता है। यहाँ का पीएच सही नहीं है, मतलब अम्लीयता और क्षारीयता ज़्यादा है, ऐसी मिट्टी में खेती नहीं हो सकती। इस वजह से बंजर ज़मीन जो है कृषि योग्य नहीं होती है। अब इसको कैसे सही ज़मीन में बदला जाए, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप इसको समझिए कि परती ज़मीन कृषि योग्य होती है, ठीक है, लेकिन इसको खाली छोड़ा गया है, ठीक है। क्यों छोड़ा गया? ताकि दोबारा से उपजाऊ बन जाए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसकी क्लास में चर्चा नहीं हुई थी, इस वजह से दोबारा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, वहाँ बंजर ज़मीन ऑप्शन नंबर बी पर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, बंजर ज़मीन, ठीक है। आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या करें, बंजर ज़मीन, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इधर लिख दिए गए हैं। अगला है, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए, ठीक है। आप देख रहे हैं सारे सरल से लेकर कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब सत्य असत्य पहचानने तो सबकी हालत खराब हो जाती है। क्या कहा है? असत्य कथन पहचानिए। इसका मतलब 3 ऑप्शन सत्य कथन है, सही कथन कहा गया है, और 1 ऑप्शन गलत कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं और चेक करते रहते हैं। खाद एक जैविक पोषक है, जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। बहुत बढ़िया।
खाद एक जैविक पदार्थ है, जैविक पोषक पदार्थ है, जबकि उर्वरक कैसा होता है, रासायनिक पोषक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। ठीक है। इसके बाद खाद मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाता है। तो आपको बताया गया था कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाता है। ये जो लाइन बोली जा रही है, उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाता है, मतलब कुछ भी बोल देंगे। ये ऑप्शन एकदम से गलत है। आपने पढ़ा है, ठीक है, कि उर्वरक से कोई भी ह्यूमस नहीं प्राप्त होता, मिट्टी में कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है उर्वरक से। उर्वरक में सिर्फ और सिर्फ तैयार किए गए, एक विशेष उद्देश्य से तैयार किए गए पोषक तत्व होते हैं। तो आपको अपना सत्य कथन मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, हमें नहीं बोले कि सही कथन लिखा, हम बोले क्वेश्चन में सही है। ठीक है, तो उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाता है, ये आपका यह सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला भी देखते हैं। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। सही लिखा है, उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। पादप पोषक क्या होते हैं? शॉर्ट में इसको NPK बोला जाता है, वेयर N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, P स्टैंड फॉर फास्फोरस और K स्टैंड फॉर पोटेशियम। लोगों को K से पोटेशियम कैसे हो गया? अरे भाई, ये सब लैटिन भाषा के नाम होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ आके चेंज हो जाते हैं। वहाँ से यात्रा निकले थे, इनका नाम ही बदल दिया गया। ठीक है, ये लैटिन से जब निकले तो केजियम बन के निकले थे। इंडिया में आए और अदर देशों में गए, ठीक है, अन्य कंट्रीज में गए तो क्या हो गया? इनका नाम पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो ये पादप पोषक है जिनकी सबसे ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें इधर लिख देते हैं, हो सकता है ऊपर ना दिखे। वृहद पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद पोषक पदार्थ। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक पदार्थों की भी इन्हें आवश्यकता होती है, जैसे मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं Mg फॉर मैग्नीशियम। जिंक की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मध्यम में मान लीजिए, एकदम से कम वाले नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे क्लोरोफिल के बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ये सब आवश्यक होते हैं। मैग्नीशियम की जब कमी होती है तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। आप पहचान सकते हो किस पौधे में मैग्नीशियम की कमी है, उसको मैग्नीशियम उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, कहाँ से कराएंगे? तो इसके भी उर्वरक आते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये भी है। ये भी याद चलना है, नहीं कि सिर्फ 3 को बता दिया, 3 ही पकड़ के रखने, एग्जाम में आ गए गलत करके चले आओगे सीधा। ठीक है, तो कह रहे हैं उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये तो होते ही हैं। ये कॉम्प्लेक्स भी आता है, मतलब तीनों एक ही में रहे या अकेले आए। ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, एक ही। अमोनियम फास्फेट हो गया तो उसमें 2 हैं। NPK है, तीनों हैं। DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट, यहाँ भी 2 हैं। अमोनियम एंड नाइट्रोजन। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का यौगिक है, एंड फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें सभी के सभी उर्वरक हैं। ऑप्शन है यूरिया, NPK, वर्मी कंपोस्ट। बी ऑप्शन है यूरिया, पोटाश, जैविक खाद। सी ऑप्शन है NPK, यूरिया, सुपर फास्फेट। डी ऑप्शन है NPK, पोटाश, कार्बनिक खाद। तो चलिए आप सोचिए, तब तक हम इसको रिमूव करके ऑप्शंस लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन लिख दें एक बार, तब तक आप सोचते रहिए, हम ऑप्शन लिख रहे हैं, आप देखते रहिए। आपको उसी का चयन करना है जिसमें सारे के सारे उर्वरक है, नहीं कि एक उर्वरक मिल गया लगा के चले आए। ठीक है,
यूरिया, NPK, वर्मी कंपोस्ट। बी, देखिए यूरिया आपको स्पेशल बताया गया था, एक रासायनिक पदार्थ ही है, ठीक है, लैब में बनाया गया है, ठीक है। यूरिया, पोटाश, जैविक खाद। यूरिया, पोटाश, जैविक खाद। एंड ऑप्शन नंबर सी है NPK, यूरिया, सुपर फास्फेट। NPK, यूरिया, बाजार में NPK खाद नाम से आती है, लेकिन आपको मालूम हो जाए उर्वरक है, ठीक है, रासायनिक खाद बोल सकते हो। NPK, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। सारे के सारे उर्वरक आपको ढूंढने हैं, ढूंढिए किस ऑप्शन में है, अब तक तो आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन है NPK, पोटाश, कार्बनिक खाद। पोटाश, कार्बनिक खाद। तो चलिए 3 ऑप्शन गलत करके एक तो अपना सही करते हैं, अपना फेवरेट स्टाइल है, ठीक है। चलिए यूरिया, NPK, वर्मी कंपोस्ट। क्या ढूंढना हमें? एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सभी के सभी क्या होने चाहिए, उर्वरक होने चाहिए। ये देखिए पहले ही भाई साहब गलत करने आ गए। वर्मी कंपोस्ट केचुए के द्वारा निर्मित खाद, उर्वरक थोड़ी ना है। लैब में बना है? नहीं, ठीक है। फैक्ट्री में बना है? नहीं। कहाँ बना है? केचुए ने बनाया, ठीक है, फार्मिंग किए थे छोटी सी, ठीक है। तो ये गलत है भाई, इसमें नहीं है। यूरिया, पोटाश ठीक जा रहा है। यूरिया उर्वरक है, ठीक है, दिमाग में बैठा लो अपने, यूरिया उर्वरक है। और एक ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक है, ये भी बैठा लो। नाइट्रोजन का प्रतिशत बैठाओ, याद करो कितना था, 46%। यूरिया, पोटाश, ठीक है, पोटाश से पोटेशियम प्राप्त होता है, ठीक है, उर्वरक है, ठीक है। खाद से पोटाश वोटाश नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। जैविक खाद, ये देखिए जैविक खाद आ गया बीच में, ठीक है, इसने यहाँ मामला गड़बड़ा दिया। उर्वरक पहचानना में NPK ठीक जा रहा है, NPK, यूरिया ये भी ठीक है, सुपर फास्फेट ये भी ठीक है। मिल गया अपना सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, एक गलत भी करना बाकी है। चलिए यहाँ भी कार्बनिक खाद लिखा हुआ है, कार्बनिक खाद का मतलब जैविक खाद ही, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ सारे के सारे उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो NPK, यूरिया, सुपर फास्फेट आपका सही ऑप्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पोषक प्रदान करता है? कौन सा सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पोषक प्रदान करता है? देखिए जैविक खाद, उर्वरक, फसल चक्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक खाद और उर्वरक में हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, आपको याद होगा कि इसमें अच्छी वृद्धि हुई थी। उर्वरक में अगर यही इनके पास एक गुण ना होता तो उर्वरक का नामो निशान ही नहीं होता, सीधी सी बात, ठीक है। क्यों इनका नामो निशान नहीं होता? क्योंकि इनके हानिकारक प्रभाव जो हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव आवर्धन, यानी हानिकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक में तो आपको पता है भाई उर्वरक होने वाला है। और ऑप्शन देखते हैं, फसल चक्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। फसल चक्रीकरण भी पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन उतना नहीं करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी वही हाल है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्राप्त होता है उर्वरक से प्राप्त होता है, यही सब दिखे उर्वरक, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में पोषक किसमें प्राप्त होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, क्या बोला गया था? बोला गया था कि उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रचुर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इतने होते हैं पर्याप्त है फसल के लिए, ठीक है। उनको कहीं अलग से मांगने की जरूरत नहीं है कि भैया हमको पोषक चाहिए, ठीक है। उर्वरक ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उर्वरक सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? हमें गर्मी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है?
आपको याद होगा कि आप गर्मी में अगर कोई फसल उगाते हो उसको सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है आप सोच के देखो, टेम्परेचर ज़्यादा है। अब एक लाभ पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, हम जानते हैं कक्षा 8 में आपने कितना क्या पढ़ा होगा। ठीक है, एक नियम होता है कि ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। क्या बोला जा रहा है? ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, यानी कहें कि ताप वाष्पन के अनुपाती होता है या कहें कि वाष्पन ताप के अनुपाती होता है। ठीक है, कोई भी इसमें से एक बढ़ेगा तो उसका दूसरा कार्य यही होगा। ठीक है, ताप का बढ़ना। ठीक है, वाष्पन क्यों बढ़ा है? ताप बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ताप बढ़ने पर क्या होता है? वाष्पन बढ़ता है, इसका यही मतलब है। ठीक है, ताप यहाँ इंक्रीज होगा, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, ताप अगर डिक्रीज होगा वाष्पन की दर घट जाएगी। ठीक है, आया बात समझ में? तो गर्मी में टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, तो हम वो बार बार बोल रहे हैं कि वाष्पन की दर अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब आप ऑप्शन सुनिए जरा। गर्मी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि जलवाष्पन की दर कम होती है। भाई गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, दिमाग में जोर डालो और सोचो क्या होगा। ठीक है, जलवाष्पन की दर कम होती है या गर्मी है भाई ज़्यादा होगी कम होगी? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, डिक्रीज होना है। ठीक है, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो विपरेशन की दर है, विपरेशन रेट, उसको ही बढ़ाना होगा, वाष्पन की दर को ही बढ़ाना होगा। जलवाष्पन की दर अधिक होती है, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि भाई गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जलवाष्पन की दर अधिक है, पानी की अधिक मात्रा में हानि हो रही है। ठीक है, इसलिए हमें जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा, कुछ लोग जलवाष्पन, देखिए जलवाष्पन जो है ना ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ आपको नमी क्यों महसूस होती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की बूंदें रिलीज हो रही हैं पत्तियों की सतह से। लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि कम पानी वाले क्षेत्र जहाँ है वहाँ पौधों का पानी तो सब निकल जाता है। ठीक है, वाष्पन के रूप में वेपराइड हो गया, उसमें पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, प्रकाश श्वसन की दर अधिक होती है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन फालतू के। ठीक है, तो जलवाष्पन की दर अधिक होने के कारण हमें गर्मी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, चलिए आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चलते हैं। एक क्रोटन नाम का पौधा होता है। क्या नाम है पौधे का? ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाए तो आपको उसको अलग से नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि भविष्य में काम आए। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी तो होगा ही आगे। ठीक है, पर्यावरण में हो सकता है। ठीक, क्रोटन ये जल संसूचक का कार्य करता है। संसूचक यानी इंडिकेटर। इसको हम लोग करते क्या है, फसल के साथ उगाते हैं, मुख्य फसल के साथ उगाते हैं। इसकी खासियत क्या है? जैसे मान लीजिए मिट्टी का लेवल है। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं एक हमने मुख्य फसल उगाई थी। ठीक है, एक हमने क्या उगाई है? मुख्य फसल उगाई है। अब यहाँ फोकस करने वाली बात क्या है उसको जरा देखिएगा। इसी मुख्य फसल के साथ हमने बीच में कहीं क्या लगा दिए? क्रोटन के पौधे लगा दिए। देखिए इसको ज़्यादा लगाना नहीं है, खरपतवार बन जाएगा। ठीक है, इसकी जरा विशेषता देखिए क्या है। इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? सपोज कि गेहूं का पौधा है, क्या है? गेहूं का। ये क्या है? क्रोटन है। ठीक है, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? इस जड़ का अंतर देखिए, जड़, इसकी जड़ जो है ज़्यादा गहराई तक जाएगी नहीं। तो जब पानी कम होगा सबसे पहले उसी को कम होगा। जब क्रोटन का पौधा मुरझाने लगे समझ जाइए 1-2 दिन में खेत अपना भर देना है, नहीं तो आपकी मुख्य फसल भी मुरझा जाएगी। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम में आता है कौन सा पौधा जल संसूचक का कार्य करता है? क्रोटन का। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा स्पेशल में लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है तो इसको एक्स्ट्रा नॉलेज की कॉपी में अपने लिख लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट की कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल की सर्वाधिक बचत करने वाली सिंचाई की विधि है, वह कौन सी विधि है जिसमें जल की सर्वाधिक मात्रा में बचत होती है? लिखा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम, नहर, कैनाल यानी ड्रिप सिस्टम, चेन पंप। देखिए चेन पंप और नहर तो पारंपरिक साधन है, ठीक है, तो ज़्यादा बचत तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में आपको चुनना है। यहाँ क्या कहा जाए, सर्वाधिक बचत करने वाली सिंचाई की विधि। देखिए बचत तो दोनों ही करते हैं, कौन, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, लेकिन अभी यहाँ पूछा जा रहा है सर्वाधिक मात्रा में बचत कौन करता है? ड्रिप सिस्टम करता है, क्योंकि आपने पढ़ा था इसमें जड़ों में सीधा पानी गिरता है और बूंद बूंद करके गिरता है। आप गेहूं का खेत भरते होंगे, ठीक है, जब खेत भरते क्या होता है, पानी पूरा भर देते हैं, पानी वेपराइट भी होता है यानी वाष्पित भी होता है, तो वहाँ वेस्ट भी होता है। और यहाँ क्या है, सीधा बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों में गिराएंगे, ठीक है। बागवानी वाली फसलों में इसका यूज होता है। इससे होता क्या है कि जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना अवशोषित करते जाते हैं, वेस्ट नहीं होता। तो जल की सर्वाधिक मात्रा में बचत करने वाली सिंचाई की विधि कौन सी है? ड्रिप सिस्टम है। हालांकि दोनों ही है, ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ, स्प्रिंकलर सिस्टम भी है और ड्रिप सिस्टम भी है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो बचत करता है वो कौन है? ड्रिप सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुँचे हैं और हमें जाना है शायद 45 तक, ठीक है। तो चलिए बने रहिए साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असमतल भूमि की सिंचाई में प्रयोग होता है, असमतल भूमि के लिए छिड़काव तंत्र, ढेकली, ड्रिप तंत्र, रहट, किसका प्रयोग होता है? ढेकली, रहट, ये सब समतल भूमि में कार्य करते हैं, पानी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ड्रिप तंत्र इसका नहीं होता है। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है कि जो असमतल भूमि होती है यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, वहाँ सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र है। यानी ऊपर से हम पानी डालेंगे, बारिश करवाएंगे, ठीक है, कृत्रिम बारिश कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, छिड़काव तंत्र असमतल भूमि की सिंचाई में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। सत्य कथन पहचानना है, चलिए देखा जाए क्या कह रहे हैं। लान एवं काफ़ी की खेती के लिए छिड़काव तंत्र अत्यंत उपयोगी है, सही दिया है। लान एवं काफ़ी की खेती जो है यहाँ छिड़काव तंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि लान में आप जो है पानी थोड़ी ना भर के पानी दोगे उसको, ठीक है, उसे पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है, छिड़काव तंत्र यहाँ यूज होता है। काफ़ी का भी वही हाल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। चलिए देखते हैं और कोई ऑप्शन। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों के लिए ड्रिप तंत्र अत्यंत उपयोगी है, ये भी अभी हमने बताया कि फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों के लिए, ठीक है, फलदार वृक्ष, इनके लिए ड्रिप सिस्टम बढ़िया है, सीधा इनकी जड़ों में पानी गिराएगा, ठीक है। दूसरा कथन भी सही है। चलिए मल्टीपल ऑप्शन ढूंढा जाए, कॉमन ऑप्शन, द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन, यू मस्ट सेट एक कॉमन ऑप्शन, ठीक है, यानी एक कॉमन ऑप्शन का आपको ढूंढना है वहाँ पे। देखिए अगला क्या है, छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र दोनों ही जल का उपयोग मित व्ययता से करते हैं। मित व्ययता का इस शब्द का ही मतलब समझा देते हैं, हिंदी हिंदी में आ जाएगा। मित व्ययी, व्यय का मतलब खर्च करना, मित का मतलब कम, ठीक है, यानी कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला उसे क्या बोलते हैं? मित व्ययी बोलते हैं, ठीक है, वही पूछ रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र दोनों ही जल का उपयोग मित व्ययता से करते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में वेस्ट किए हुए करते हैं, ठीक है। ये भी कथन सही है, अभी तो बोले हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों में जल की बचत होती है, ये बहुत ही कम मात्रा में जल को वेस्ट जाने देते हैं, ठीक है। तो हमें अब ढूंढना है भाई कहीं से मिल जाए कि सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो मिल गया ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों कथन सत्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वहाँ से आ गया। खरपतवार निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई, निराई, कटाई, सिंचाई क्या कहलाएगी? खरपतवार निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सुन के पक गए होंगे, निराई निराई निराई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से खरपतवार नाशी है? हर्बिसाइड्स, ठीक है, या वीडिसाइड्स, ठीक है, क्या है? देखिए ऑप्शन में DDT, 2,4-D, यूरिया, NPK। हमने इसकी बात की थी क्लास में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आ भी गया। इसमें आपको खरपतवार नाशी का चयन करना है। तो देखिए दिया हुआ है DDT, ठीक है, यह एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे वहाँ यूरिया और NPK। इसके बारे में तो आप यहाँ पढ़ के आए हो, कहाँ गया ये? एरा यूरिया NPK क्या है? उर्वरक है। 2,4-D बच गया, ध्यान से समझिएगा। 2,4-D ये क्या है? खरपतवार नाशी है, यानी इसका छिड़काव करने से खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक और आप याद कर सकते हैं 2,4,5-T, 2,4,5-T, ठीक है, इसी का प्रो वर्जन है और कुछ नहीं। ठीक है, 2,4,5-T। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2,4-D सही होता है। खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D। अगला क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आप क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद पोटेशियम और इसके बाद आपका मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन आपका वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार निकालने का सर्वाधिक सही समय है? खरपतवार निकालने का सबसे सही समय क्या है? खाद देने से पहले, सिंचाई से पहले, उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले। ध्यान सुनिएगा क्या कहा जा रहा है? उनमें माने किसमें? खरपतवार में। पुष्प एवं बीज बनने से पहले, कटाई के बाद। अरे भाई कटाई के बाद क्या करोगे निकाल करके? ठीक है, कटाई के बाद निकालने का क्या मतलब है? खरपतवार कह रहे हैं सिंचाई से पहले। हमने कहा था जब हम खाद उर्वरक दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद तो आते हैं खरपतवार। पहले कहाँ वो आते हैं? ठीक है, मुश्किल है उनका आना। ठीक है, तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत हैं। खाद देने से पहले खरपतवार उगा ही नहीं है, क्या निकालने गए हो आप? ठीक है, सिंचाई से पहले यहाँ भी नहीं उगा है, यहाँ भी आप क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले। ठीक है, उनमें पुष्प और बीज नहीं बने होते हैं, इससे पहले आप उनको निकाल दीजिए। ठीक है, ताकि उनका और फैलाव ना हो। नहीं, बीज बनेगा यानी रिप्रोडक्शन कर रहा है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी संख्या बढ़ाई जाती है, अपने जैसे लोगों की संख्या। ठीक है, खरपतवार ही जन्म लेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पुष्प और बीज में खरपतवार ना बन पाए, इससे पहले आप उनको निकाल दीजिए। खरपतवार नाशी का छिड़काव करके जो है क्या करिए? नष्ट करिए। ठीक है, आप कहेंगे आप हमको कृषि सिखाने लगे। ठीक है, अरे भाई अनुभव करो, तुम एक कृषक हो। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को अनुभव किए रहते हो वहाँ एग्जाम में सीधा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपके आसपास से रिलेटेड, तो आप आसानी से कर ले जाते हो। ठीक है, इसलिए आपको अनुभव करना है, फील करना है। आप एक कृषक हो और आप ये सब कार्य करते हो, ऐसा कर लो। ठीक है, यहाँ दूध का धुला कौन है? ठीक है, सिर्फ मान लो भाई। ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, अभी के लिए तुम क्या हो? एक कृषक ही हो और कुछ नहीं हो। ठीक है, स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हो, पहले कृषक हो यहाँ। ठीक है, जब पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार निकालने में प्रयोग होने वाला यंत्र है कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेसर, हैरो। क्या हो जाएगा? हैरो होगा। ठीक है, थ्रेसर क्या करता है? कटी हुई फसल से बीज को अलग करता है। हार्वेस्टर क्या करता है? काटता है फसल को। कंबाइन क्या करता है? दोनों कर सकता है। ठीक है, बढ़िया सिस्टम है। असल में आप हार्वेस्टर नहीं कंबाइन ही देखे होगे। ठीक है, हैरो। ठीक है, अच्छा, हार्वेस्टर के अलावा सामान्य से दरांती का भी प्रयोग होता है, जिक्र कर दिया जाए। ठीक है, आ सकता है कटाई में प्रयोग होने के लिए दरांती। ठीक है, हैरो का प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी गई फसल को बीजों से अलग करने का प्रक्रम कहलाता है।
फसल काटी गई है, आपको क्या करना है, बीजों को अलग करना है। ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। अभी बता रहे हैं थ्रेशर से थ्रेसिंग की जाती है, ठीक है। कटाई तो नहीं कहलाएगा, कह रहा है काटी गई फसल, ठीक है, कट चुकी है, कटाई नहीं कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। सही बोल रहे हैं। विनोइंग, देखिए विनोइंग क्या है कि इसमें भूसे और बीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक कहते हैं धान दरने वाली मशीन, वो करती क्या है, चावल भूसा सब आपको दे देती है, अब आप अलग करो, ठीक है। हाँ, इसको विनोइंग बोलते हैं, ओसाना, ठीक है। तो ये वैसा ही प्रोसेस है लेकिन थोड़ा फर्क है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है निराई, खरपतवार निकालना। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, बीजों को अलग करना, ठीक है, फसल से थ्रेसिंग, ठीक है। अब भूसे से अलग करना अगर आ गया तो विनोइंग कर देना भाई, ठीक है। हाँ, तो यही फर्क है, फसल से बीज को अलग करना और भूसे से बीज को अलग करने में। नेक्स्ट है कंबाइन मशीन का कार्य है। कितनी बार कंबाइन मशीन आ चुका है, ठीक है, अब तक तो दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। कंबाइन मशीन, कटाई, थ्रेसिंग, ए और बी दोनों, भंडारण क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, कटाई भी करती है, अच्छा हाँ, कटाई भी करती है और क्या दिया है, थ्रेसिंग दिया है, ठीक, यानी फसल से बीजों को अलग भी करती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों, मल्टीपल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट, साइलो का प्रयोग होता है। बढ़िया क्वेश्चन। साइलो का प्रयोग कहाँ होता है, कटाई में नहीं होता है, सिंचाई में यहाँ भी नहीं होता है, बुआई में, सीड ड्रिल भाई साइलो नहीं है, ठीक है। भंडारण, साइलो क्या है, बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, ठीक है। हाँ, तो साइलो क्या है, भंडारण में प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। अशोक, अशोक, अशोक वृक्ष जानते हैं, ठीक है। चलिए नहीं जानते हैं, किसी पता कर लीजिए, देख लीजिए आपके आसपास होगा, ठीक है। आम, नीम, पीपल, इसमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका मतलब कीटनाशक गुण जिसमें पाए जाते हैं। तो आपको तो क्लास में ही बताया गया था, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। नीम, आप देखते हो चावल जब भंडारण करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, नीम की पत्तियां डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें कीटनाशक गुण है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के लोगों का मुख्य आहार है। तटीय क्षेत्र यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनका मुख्य आहार क्या है, दालें तथा सब्जियां, गेहूं चावल, दूध, मछली। तो याद करिए क्या बताया गया था, तटीय क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मछली होता है, ठीक है। हाँ, एक और मछली का भी जिक्र किया गया था, कार्ड मछली, जिसे कार्ड लीवर आयल निकलता था, इसमें विटामिन डी होता था। इसके अलावा आप आगे पढ़ोगे कि इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक है। मुख्य विटामिन डी है, अदरवाइज क्या पाया जाता है, विटामिन ए की भी मात्रा होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, तटीय क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आता हुआ, ठीक है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। आई थिंक डेट कि यह क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हम लोगों ने यूपीएससी की बुक में देखा था, लेकिन है आपकी ही बुक से, डरना नहीं है, ठीक है। असल में बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी ऐसे ही होती हैं, ठीक है। छोटे से शुरू करते हैं, आपकी बुक से आया है, ठीक है। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, 4 फसलों का नाम दिया है। अब जाके प्रश्न आ रहा है, उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। तो भाई एक बार इसको लिख लिया जाए, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। तो तब तक आप दिमाग दौड़ाइए, देख तो लिए ही हैं क्वेश्चन।
तो चलिए इस क्वेश्चन को, यह आज का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। किस पर विचार करना है? पहला कपास पे करिए, मूंगफली पे करिए, तीसरा और किस पे करना है? चावल पे करना है। चावल माने धान ही होता है जी, ठीक है। चौथा गेहूं पे करना है। ये 4 फसलों के नाम दिए हैं, आपको क्या करना है? इन्हीं पे विचार करना है। और पूछा क्या है? खरीफ की फसल। चलिए ऑप्शन लिखते हैं A B C D। पहले ऑप्शन पे है केवल 1 और 4, 1 और 4, इसमें से पहला और चौथा क्या है? खरीफ की फसल। ऐसा मतलब इनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। सी ऑप्शन पे है केवल 1, 2 और 3। डी ऑप्शन पे है केवल 2, 3 और 4। ठीक है, अब करना क्या है? ठीक है, ये जो है शायद मुझे जहाँ तक याद है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है, ठीक है। आपके सिलेबस से था तो मैंने देखा किताब में, इसको जो है आपकी प्रैक्टिस में ला दिया, ठीक है। ये देखिए, इसमें खरीफ की फसल कौन कौन सी है? कपास, ठीक है, कपास आ गई। चलिए, और क्या है? मूंगफली है, ये भी आ गया। लिखना नहीं है वहाँ, आपको वहाँ चुनना है, ये तो आपको लिख के दिखा रहे हैं। चावल, देखिए धान और चावल एक ही होता है, ठीक है। तो चावल भी है, गेहूँ रबी की फसल है, ठीक है। 1, 2, 3 कितने ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए हैं? 3 ऑप्शन। तो भैया ये तो पहले ही गलत है, चलो छोड़ो इनको, 2 ऑप्शन दिया है। इन दोनों में देखिए कहाँ है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कहाँ है 1, 2, 3? गलत। 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। तो यही होता है, जब आप किसी चीज़ को पढ़े होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं, तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कठिन सवाल आपको नहीं लग रहा होगा इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। और इसकी तो हमने सारी प्रैक्टिस की है कि कौन कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। इसको कराने का जो मुख्य उद्देश्य था, सबसे प्रमुख था कि इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं इस दुनिया में, उससे आपको परिचित करा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत मिलान का चयन कीजिए। सीड ड्रिल बुआई सही है, सीड ड्रिल बुआई में प्रयोग होती है। ड्रिप तंत्र सिंचाई में प्रयोग होता है, ये भी सही है। गलत मिलान का हमें चयन करना है ना, जिसमें गलत लिखा है। साइलो कटाई, देखिए साइलो कटाई थोड़ी ना प्रयोग, साइलो भंडार गृह होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। आपने देखे थे क्लास के समय, ठीक है, वहाँ आपको इमेजेस दिखाई गई थी साइलो की। कहाँ प्रयोग होता है? कटाई में नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। कहाँ प्रयोग होगा? भंडारण में प्रयोग होगा, ठीक है, अनाजों के भंडारण में। हैरो निराई, ये भी सही है, हैरो निराई में प्रयोग होता है। ऑलरेडी आपको अपना मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही होता है। क्या है द लास्ट क्वेश्चन? उर्वरक मृदा को निम्न में से कौन सा पोषक प्रदान करते हैं? यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक बार ऑप्शन देख लीजिए सारे, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया जाए मृदा से कौन सा पोषक प्राप्त होता है। मृदा को उर्वरक से कौन से पोषक प्राप्त होते हैं? तो चलिए इसको भी लिखा जाए, पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। दिए हैं पोटेशियम, दूसरा आयरन, तीसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो हमें लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन आप भी कंफ्यूज ही होंगे, ठीक है। डर तो लग रहा होगा कि क्या आ गया है, चारों तो प्राप्त होता है,
ठीक है। तो यही तो यहाँ समझना है। एक बार ऑप्शन सारे लिख ले, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अब आएगा 1 2 3, यानी कि तीनों प्राप्त होता है, 1 2 3। बी पर है 2 3 4, 2 3 4। इसके बाद 1 3 4, 1 3 4। डी पर है 1 2 और 4। तो यहाँ आपको यही पहचानना है कि कौन सा उर्वरक से प्राप्त होता है और कौन सा नहीं प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है यही पहचानना है। देखिए, आयरन उर्वरक से नहीं प्राप्त होता, इसको आप गलत कर दिए। बाकी 3 ऑप्शन देख रहे हैं, एन पी, यहाँ है पी, एन पी के, ठीक है, एन पी के, देखा था ना, एक उर्वरक का नाम था NPK। तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है, पोटेशियम प्राप्त होता है। हमें क्या ढूंढना है? 1 ढूंढना है। क्या ढूंढना है वहाँ? 1, इसके बाद 2 को छोड़ना है, 3 ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? 4 ढूंढना है, ठीक है। यही चीज़ हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 गलत, 2 3 4 गलत, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, ये आपका सही हो गया, ठीक है। 1 2 4 गलत, ठीक। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पहचाना जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं इस लेसन के। हमें लगता है कि कुछ छूटा होगा अभी, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। बड़े से लेकर छोटे लेवल के सारे क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। और यहाँ सरल और कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। असल में होता ये है, अगर आपको आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो आपका ये जो लेक्चर था कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, ठीक है। सूक्ष्म जीव कुछ तो आपने यहाँ भी देख लिए हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों के बारे में वो हम कब करेंगे? अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।